चर्चा की शुरुआत करेंगे, मुद्दा भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप तमाम देशवासियों को जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूपी मांगे उत्तर में आज हम बात करेंगे शिवपाल यादव के ऐलान की, जिसने गठबंधन की नींद उड़ा दी है। शनिवार को इटावा पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा ऐलान किया। शिवपाल यादव ने कहा कि वो फिरोजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल इस सीट से उनके चचेरे भाई और एसपी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव सांसद हैं। इस दौरान शिवपाल ने मंच से अखिलेश यादव और मायावती पर भी हमला बोला। शिवपाल ने कहा कि जब हमने और नेताजी ने मायावती को बहन नहीं बनाया, फिर वो अखिलेश की कैसे बुआ हो गई। बबुआ ने अपने बाप को धोखा दिया और बुआ ने अपने भाइयों को धोखा दिया। बनाया नहीं, नेताजी ने बनाया नहीं और अखिलेश जी बुआ हो गई। अब बहनों से हुई है। और बताओ बुआ का कोई भरोसा है? कहाँ चले जाए? कोई भरोसा है जब बुआ? 3 बार भारतीय जनता पार्टी से मिल करके और नेताजी को धोखा दे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। अब ये हमें बुला रहे फिरोजाबाद एमपी का चुनाव लड़ो, वहां से प्रस्ताव कर दिया। और सही है कि अब जब मांग हो रही, जनता की मांग हो रही, तो मुझे 3 तारीख को जाना भी और मुझे अगर जनता ने मांग की तो मैं बिल्कुल चुनाव वहां से पर्यावरण के चुनाव और चुनाव इसलिए लड़ेंगे आपको 2019 में जो भी सरकार बनेगी बिना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नहीं बनेगी। शिवपाल यादव के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव का बयान भी आया है। राम गोपाल यादव का कहना है कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अक्षय यादव पहले से यहां के सांसद हैं, अब शिवपाल को सोचना है उनके खिलाफ चुनाव लड़ें या ना लड़ें। लोकतंत्र में हर आदमी को चुनाव लड़ने का हक होता है, उसमें हम क्या कमेंट करें। तो चाचा भतीजे आमने सामने या ये उनसे पूछा जा कि हमसे क्यों पूछ रहे हैं। अच्छे तो पहले से एमपी है, वो तो लड़ेगा ही। कौन लड़ता है कौन नहीं लड़ता है, जो तो ये है जो चाहे तो लड़े, उसमें क्या दिक्कत। तो ये आप देख रहे हैं भाइयों में तकरार, चाचा भतीजे में रार। और अब स्थिति यह है कि फिरोजाबाद सीट अभी समाजवादी पार्टी के पास है। अक्षय यादव वहां से सांसद हैं, राम गोपाल यादव के बेटे उनको चुनौती देंगे, उन्हीं के चाचा यानी कि शिवपाल यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के। हालांकि सुगबुगाहटें कयास तो तभी से लगने शुरू हो गए थे जब बड़ा रोड शो किया था, लंबा रोड शो किया था, लेकिन अब करीब करीब इस पर मुहर लगा दी है और साफ कह दिया है जनता चाहेगी तो जरूर चुनाव लड़ूंगा। इस वक्त कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुद्दा आज का बड़ा है। एक पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, हमारे साथ अभय कुमार सिंह जी प्रवक्ता हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के। इसके साथ साथ डॉक्टर चंद्रमोहन जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के और प्रेमकांत तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। और इसके साथ साथ नोएडा स्टूडियो से राघवेंद्र दुबे जी सपा नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा प्रेमकांत तिवारी सर आपसे है। प्रेमकांत तिवारी सर, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं सर, ऐसे तो महागठबंधन की मुश्किलें और बढ़ेंगी। अभी 24 घंटे पहले महागठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, यह सवाल उठा और उसके बाद यह भी कयास लगाए जाने लगे कि महागठबंधन को कमजोर करने की कवायदें शुरू हो गई और आज शिवपाल यादव ने मुश्किलें और बढ़ा दी। मैं समझता हूं कि देखिए, फिरोजाबाद से अगर शिवपाल यादव जी चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी जब मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में सारी व्यवस्था पर अपना काम कर रही थी, तब शिवपाल यादव मुलायम सिंह जी के दाहिने हाथ छोटे भाई और
उनके सेकंड मैन के तरीके से जाने जाते थे। और यह भी कहा जाता है कि शिवपाल यादव की संगठन पर एक मजबूत पकड़ रही है। अब ये मामला कहां तक शिवपाल जी और रामगोपाल यादव जी के बीच में जो एक तनातनी चल रही है, बहुत लंबे समय से चल रही है, वो अब किस हाल पे पहुंचेगी ये कहना अभी मुश्किल सा लग रहा है। लेकिन उन्होंने बेचैनी तो बढ़ा दी, ये बात तो है। अब एक बात और है कि में अभी समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में गठबंधन है और वो दोनों एक दूसरे से सीट का समझौता करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के ज्यादातर जो उनका अपना प्रभाव क्षेत्र बहुजन समाज पार्टी मानती है, वो ये मानती है कि उसका प्रभाव क्षेत्र वेस्टर्न यूपी में ज्यादा है, सेंट्रल यूपी या ईस्टर्न यूपी के बनिस्बत। अब ये रणनीति ये भी हो सकती है कि अगर शिवपाल यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको कांग्रेस समर्थन करेगी कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी वहां पर कोई कमजोर कैंडिडेट खड़ा करे या कुछ और उसके मन में विचार आए, वो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल शिवपाल यादव ने लगता है कि ये तो ठान ली है कि वो गठबंधन का और खासतौर से अखिलेश यादव से भी उनकी जो नाराजगी है उसके चलते, और कुल मिला के सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से जो तनातनी है उनकी, वो रामगोपाल यादव जी से है। बिल्कुल। मेरा प्रेमकांत सर आपसे सवाल यही था कि आज जो उन्होंने बयान दिया उसमें उन्होंने दो बहुत अहम बातें कही। प्रेमकांत सर, एक तो उन्होंने ये बात कही कि जो भी सरकार 2019 में बने वो पीएसपीएल यानी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के बगैर नहीं बनेगी। एक तरफ तो ये भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि फिरोजाबाद की जनता चाहेगी तो चुनाव यहां से जरूर लड़ूंगा। आपको लगता है कि दरअसल यहां चुनाव लड़ने के लिए लड़ रहे हैं या लड़ सकते हैं शिवपाल, या सिर्फ इसलिए क्योंकि अक्षय वहां से सांसद हैं, राम गोपाल के बेटे हैं, इसलिए वो वहां चुनाव लड़ना चाहते हैं? जी, मैं वही बात कह रहा हूं कि शिवपाल यादव अब अगर ऐसी घोषणा कर चुके हैं तो जाहिर है कि वहां पर उसके जवाब में एक ये भी राजनीति हो सकती है कि अखिलेश यादव मायावती से पैक्ट है ही है उनका, और वो कहें कि चलिए बसपा को हम ये सीट दे रहे हैं, अक्षय यादव कहीं और से लड़ जाएंगे। एक ये भी रणनीति हो सकती है। और या तो रामगोपाल यादव जी का अभी बयान में सुन रहा था, जो उन्होंने कहा कि भाई वो तो वहां से सांसद नहीं है, वो लड़ेंगे, जिसका मूड हो, जिसकी मर्जी हो वो चुनाव लड़े, ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो चाचा भतीजे भी लड़ सकते हैं। एक बार मुझको याद है कि अमेठी में राजीव गांधी के खिलाफ वो मेनका गांधी भी चुनाव लड़ी थी और जमानत तक नहीं बचा पाई थी। तो ये स्थिति तो हो सकती है, लेकिन अब कुल मिलाकर के ये देखना है आगे चुनाव जब घोषित हो और चुनाव में सारे कैंडिडेट्स घोषित हो जाएं, तब फिर ये कयास लगाया जाए कि किस करवट ऊंट बैठेगा। ठीक, प्रेमकांत सर मैं आता हूं आपके पास। राघवेंद्र जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। जी। एक तरफ महागठबंधन पूरी तैयारियां जोरों शोरों से चुनाव की तैयारी कर रहा है और इधर अपने ही सर आपकी काट के लिए भी तैयार हैं। एक सीट जो इटावा से लगी हुई सीट है और इटावा जो कि गढ़ माना जाता है तीनों भाइयों का, वहां उनकी अच्छी पैठ है और ऐसे में इटावा से लगी हुई ये सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनौतियां बढ़ा रहे हैं। देखिए, हम किसी की भी चुनौती को कभी हल्के में नहीं लेते हैं। जो भी चुनाव लड़ना चाहे, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सकता है और कहाँ से लड़ना है ये उसे तय करना है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत पहले बात होती रही और बहुत सारे मामलों में शिवपाल जी कहते भी रहे हैं कि हम भाई सांप्रदायिकता, जो सांप्रदायिक शक्तियां उनको हराने के लिए हमें ये गठबंधन जो हम अपना दल है वो इसलिए बनाना पड़ा कि सांप्रदायिक शक्तियों से सही लड़ने का वो बना रहे हैं। तो हम तो सबसे पहले उनसे यही कहना चाहेंगे कि ये देखें कि अक्षय यादव से लड़ना है कि आपको अगर सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना है जिनके लिए आप बीजेपी के लिए कह रहे थे, तो जहां से इनके बड़े नेता लड़े वहां से लड़ जाओ, वो भी ठीक है और फिर उनका अधिकार है, वो नहीं कह रहे। लेकिन मैं ये सवाल मन में उठता है कि जब सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए वचनबद्ध थे, जो सब जगह वो कहते भी हैं, तो क्या उनको लगता है कि अक्षय यादव जी सांप्रदायिक हैं, या उन्हें लगता है कि जो मोदी जी बनारस सीट से आप पता नहीं उनका लड़ेंगे
लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे गठबंधन के बाद थोड़ा दुविधा हो रही है कि वो लड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनके बीजेपी के बहुत सारे नेता इस समय अपनी सीट तलाश रहे हैं गठबंधन के, और बहुत सारे जितने भी अभी आपने देखा बहुत सारे सर्वे भी आ गए हैं इस समय जो ये बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से अन्य दलों का सफाया, बीजेपी सहित और जो लोग हैं उनका सफाया होगा और गठबंधन बहुत अच्छी बढ़त के साथ आगे बढ़ेगा और इसको मजबूती मिलेगी। इसमें कहीं किसी तरीके से कोई कमजोरी नहीं है। राघवेंद्र जी, आगरा, इटावा, एटा आसपास की बहुत लोकसभा सीटें हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ लेते, फिर फिरोजाबाद ही क्यों? देखिए उन्हें लगा होगा कि नहीं अक्षय यादव के सामने ही उनको लड़ना है। यही चीजें, बहुत सारी चीजें हैं मन में दुविधा पैदा करती हैं और बहुत सारे लोग जब उन पर आरोप लगा देते हैं तो उनके पार्टी के नेता और प्रवक्ता उनको बहुत बुरा लगता है कि भाई कहीं बीजेपी से आप फ्रेंडशिप वाला मैच तो नहीं खेल रहे हैं। अगर वो है तो अगर आपको लड़ना तो किसी बीजेपी के कद्दावर नेता के सामने लड़ जाओ कि भाई चलो एक बीजेपी के नेता को तो हम हरा के आ रहे हैं, ये हम अब पेश कर रहे हैं और हम दिखा रहे हैं कि देखिए हम सांप्रदायिकता से लड़ने का हमने काम किया है, हमने ऐसे लोगों से लड़ने का काम किया है जिन्होंने जुमलेबाजी की है, जनता से धोखा दिया है, जिन्होंने घोषणा पत्र जो दिया था जनता से वादा उसे तोड़ दिया है, हम उनके खिलाफ लड़के आ रहे हैं, तब तो एक बात है। लेकिन आप जो सीट चुन रहे हैं या जो अधिकार उनका खूब लड़े, मैं तो भाई ये तो तब निर्भर पता लगेगा कि जब चुनाव में जाएंगे कि किस तरीके से क्या जनता का रिएक्शन रहता है, वो जनता पे निर्भर है, वो किसी के हाथ में नहीं है। अभय कुमार सिंह जी प्रवक्ता है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय कुमार जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि फिरोजाबाद ही क्यों? आप कहते हैं सांप्रदायिक ताकतों के हम खिलाफ हैं और हालांकि समाजवादी पार्टी भी, बहुजन समाज पार्टी भी यही दावा करती है, दावा आपका भी है, फिर फिरोजाबाद सीट क्यों? देखिए पूरे उत्तर प्रदेश से हमारे नेता माननीय शिवपाल जी को पूरे उत्तर प्रदेश से हर जगह से कहा जा रहा है, हर लोकसभा सीट के लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से लड़िए, हमारे यहाँ से लड़िए। लेकिन आप ये देखिए कि जब हमने अपनी नई पार्टी बनाई प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, तो हमारे नेता ने वहाँ एक रोड शो किया और वो रोड शो आपने देखा होगा सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था और रात 11 बजे तक वो रोड शो चला है और लाखों की भीड़, हजारों की संख्या में गाड़ियां और जनता पागल हुई जा रही थी शिवपाल जी के लिए। तो वो शिवपाल जी का एक तरह से बहुत ही वहां के लोग सम्मान करते हैं, वहां के लोग चाहते हैं, वहां की जनता की डिमांड है और वहां की जनता चाहती है कि शिवपाल जी वहां से लड़े। इसलिए वहां जब जनता का प्यार और वो देखते हैं तो उनको ये लगा होगा कि वहां में फिरोजाबाद से लड़ना चाहिए, इसलिए शिवपाल जी ने फिरोजाबाद से लड़ने का मन बनाया है। और फिरोजाबाद से हमारी अभी रैली होने जा रही है और बहुत बम्पर रैली हो रही है। अभय कुमार सिंह जी, ये जनता का जो प्यार या जनता का जो ये पागलपन है, ये इटावा में नहीं मिलता क्या? नहीं, इटावा में मिलता है, मैं तो कह रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों को मिल रहा है। आप देखिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जब से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ है 3 महीने से सड़कों पर अगर कोई पार्टी भाजपा के खिलाफ आंदोलन कर रही है तो वो सिर्फ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरती है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता माननीय शिवपाल यादव जी राजभवन का घेराव करते हैं अयोध्या वाले मसले पर, और बाकी ये लोग जो और गठबंधन कर रहे हैं, ये लोग पता नहीं कहां दुबके हुए हैं, कहीं संघर्ष में ये लोग नजर नहीं आ रहे हैं और गठबंधन कर रहे हैं। इनके अभी प्रवक्ता बैठे, मैं सुन रहा था, ये कह रहे हैं कि शिवपाल जी उनके खिलाफ क्यों नहीं लड़ जाते। अरे तो मैं इनको चैलेंज करता हूं कि अखिलेश यादव क्यों नहीं मोदी जी के खिलाफ लड़ते हैं अगर वो सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ते। मुझे लगा था आप बोलने वाले कि क्यों नहीं अखिलेश यादव आकर शिवपाल यादव के खिलाफ लड़ते हैं या शिवपाल जाकर अखिलेश के खिलाफ लड़ते हैं। ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास। चंद्रमोहन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। बहुत देर से आप इन चीजों को सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जाहिर तौर पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते होंगे। सर, आपके लिए तो यहां से विन विन सिचुएशन दिखती है, क्योंकि अगर शुरुआती तौर पर देखें तो शिवपाल लड़े अगर फिरोजाबाद से तो भी नुकसान अगर होगा तो महागठबंधन को ही होगा, करीब करीब वोट बैंक एक ही है। देखिए, शिवपाल जी ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है, भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि फिरोजाबाद सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, क्योंकि वहां जिस तरह की स्थिति बनी है, अक्षय यादव वहां पूरी तरीके से सांसद के रूप में विफल रहे हैं, उनकी कोई सक्रियता नहीं है, उनकी कोई उपस्थिति नहीं है और वो कुछ भी उनकी कोई मतलब कोई बिल्कुल भी लोगों ने नकार दिया है। अभी नगर निगम का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी फिरोजाबाद पहली बार नगर निगम बना
और वहां से भारतीय जनता पार्टी जीती है। वहां समाजवादी पार्टी के विधायक ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया है, तो वहां की पूरी परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के जीतने की है। और फिरोजाबाद में शिवपाल जी के और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही मुकाबला होगा और अक्षय यादव वहां कहीं नहीं होंगे। जब चुनाव होगा तब हम और आप इसे देख लेंगे। देखिए, इससे पहले इटावा में नगर पालिका चुनाव को आप देख लीजिए, आप मैनपुरी नगर पालिका चुनाव देख लीजिए, आप कन्नौज के नगर पालिका चुनाव को देख लीजिए, आप बदायूं के नगर पालिका चुनाव को देख लीजिए, अमरोहा के नगर पालिका चुनाव को देख लीजिए। तो सारे जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी उन चुनावों में जीती है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से रणनीति बनाकर, हम चाहे फिरोजाबाद सीट हो, चाहे कन्नौज सीट हो, चाहे बदायूं सीट हो, चाहे मैनपुरी सीट हो, हम अपने भारी भरकम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को इन सीटों पर लड़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर भी विजयी होगी। ठीक, लेकिन एक बात बड़ी मजेदार होती है कि सियासत में परिभाषाएं अपने हिसाब से गढ़ ली जाती हैं। अगर निकाय आपके हाथ से निकल जाएं और आपके मौजूदा सांसद हों तो ये कहा जाता है कि ये लोकल स्तर के चुनाव होते हैं, लोकल मुद्दे हावी होते हैं, इनका लोकसभा या विधानसभा चुनावों से कोई खास मतलब होता नहीं। लेकिन जब आप वहां सांसद नहीं हैं और दो सांसद की बात की जाती है तो फिर जाहिर तौर पर छोटे से लेकर बड़े चुनाव याद दिलाए जाते हैं। चंद्रमोहन जी, एक बात देखिए साफ है और वो ये कि भले ही सांसद सपा के हों, जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो पार्टी को बहुत अच्छी कामयाबी मिली थी, वहां विधायक ज्यादातर आप ही के चुन के आए थे। मेरा आपसे सवाल यह है सर, यहां से अब दो चॉइसेस हैं आपके सामने, या तो आप महागठबंधन को कमजोर मान के अपना मजबूत प्रत्याशी उतारिए, जो आप संकेत भी दे रहे हैं कि मुकाबला होगा हमारे प्रत्याशी बनाम शिवपाल यादव में, या फिर सर स्थिति यह है कि प्रत्याशी उतारिए मत, बिल्कुल होगा, बातचीत कर लीजिए। बिल्कुल होगा। हम पूरी मजबूती के साथ प्रत्याशी उतारेंगे और हम जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको कह रहा हूं, पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की हर सीट पर हमने लक्ष्य लिया है कि हम 50% प्लस वोट के साथ में चुनाव में जाएंगे। हम वो समाजवादी पार्टी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आप जी के माध्यम से कि जब से चुनाव हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, अखिलेश यादव जी 75 जिले में से कितने जिलों में गए? कहां गए? वो कहीं गए क्या? वो कहीं नहीं जा पाए, क्योंकि उनमें राजनीतिक साहस नहीं है। वो केवल और केवल उन्होंने समाजवादी पार्टी को, वो कहते खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी का, जबकि वो फैमिली ट्रस्ट चलाते हैं। आज उनके पास में कुछ है नहीं, उनके पास ना राजनीतिक जज्बा है, ना राजनीतिक समझ है। आज उसका परिणाम है, वो किस पर निर्भर है? वो समाजवादी पार्टी पर निर्भर नहीं है। आज समाजवादी पार्टी के लोग भी क्या बोल रहे हैं? गठबंधन जीतेगा, गठबंधन ये होगा, गठबंधन ये होगा, लेकिन ये नहीं बोल पा रहे वो कि अखिलेश यादव जी का ये व्यक्तित्व है, अखिलेश यादव जी ने ये किया था, अखिलेश यादव जी ने ये परिश्रम किया है। अगर हमारी सरकार ने कोई काम नहीं किया, हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार अगर आप विफल है, तो भैया आप 80 सीटों पर क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हो? आप 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का आप में साहस नहीं है। आप आज 38 कह रहे हो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं जब चुनाव होगा तो आप केवल 30 सीटों पर चुनाव लड़ोगे, आप 38 में भी नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी चुनाव हुए, उपचुनावों में भी आप पार्टी किसी की, प्रत्याशी किसी का, तो आप कपड़ा डाल के चेहरे पर, आप अपना चेहरा लेकर चुनाव नहीं लड़े, आप कपड़ा डाल के चुनाव लड़े हो। आज अखिलेश यादव जी ने अपने आप को छिपा लिया है। आज वो बहन जी के पीछे छिप गए हैं और शिवपाल जी कह रहे हैं कि भाई हमने तो कभी बहन माना नहीं, ये बुआ कैसे हो गई? तो ये तो जवाब अखिलेश जी को देना पड़ेगा, ये मुलायम सिंह जी को देना पड़ेगा कि कैसे ये रिश्ते हैं जिन रिश्तों में गेस्ट हाउस काउंट हो रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, ठीक है, उस पर मायावती ने कहा भी था कि हम इससे आगे बढ़ते हैं और गेस्ट हाउस काउंट को पीछे छोड़ के या नहीं लिए, नई सियासत शुरू करते हैं। मैं आता हूं सर आपके पास। राघवेंद्र जी, मैं जानता हूं कि आप इन तमाम सवालों के जवाब देना चाहते मुकदमा जब तक वापस नहीं लेंगे, मुकदमा नई सियासत जब शुरू होगी, जब मुकदमा वापस होगा। चंद्रमोहन जी आ रहा हूं मैं, राघवेंद्र जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन एक पहला सवाल मेरा प्रेमकांत सर से है। प्रेमकांत सर, अगर शिवपाल यादव फिरोजाबाद से लड़ते हैं तो आपको लगता है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा इस महागठबंधन को ही, क्योंकि वो जो यादव वोट बैंक है और जो वो कोर वोटर है, आखिरकार वो है तो दोनों का, बटेगा, फायदा बीजेपी को होगा? बिल्कुल, एक बात तो तय है। देखिए, मैंने ये पहले ही कहा था कि जब शिवपाल यादव की संगठन पर पकड़ अच्छी मानी जाती है, और एक बात ये भी हो सकती है कि सीधे सीधे अखिलेश यादव या डिंपल यादव का अगर चुनाव हो वहां पर, तो सूरत हाल दूसरे हो सकते हैं। अब प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय हैं वहां से सांसद, लेकिन अगर शिवपाल यादव वहां से चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर है कि वहां पर उनके व्यवहारी और जो उनके असर के लोग हैं, उनका मूड दूसरा बदल सकता है। और इसका फायदा यह भी हो सकता है
कि तीसरी पार्टी कोई उठा ले जाए, भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठा सकती है। अब देखना यह है कि वास्तव में भाई ये तो समाजवादी पार्टी के नेता भी कह चुके हैं, शिवपाल यादव के ऊपर आरोप लगा चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अब वास्तव में वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के लिहाज से वो प्रोजेक्ट होते हैं, या शिवपाल जी ने जिस तरह से कांग्रेस की तरफ अपना रुझान अपना जाहिर किया है वो कांग्रेस के समर्थन को पा जाते हैं। तो देखना यह है कि अभी किस करवट ऊंट बैठता है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन जाहिर ये है कि इससे खेल समाजवादी पार्टी का तो बिगड़ सकता है, और खासतौर से अगर अक्षय यादव चुनाव लड़ते हैं, वहां पर रिपीट करते हैं, तो जाहिर है कि वहां पर शिवपाल यादव भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि संगठन पर उनकी पुरानी पकड़ है। ठीक, और वो अच्छा खासा और किसी को नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को तो नुकसान पहुंचा ही सकते हैं। मैं आता हूं सर आपके पास। शिवपाल यादव रह सकते हैं। राघवेंद्र जी, मैं समझता हूं रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव तो के बीच में तलखियां क्या है, किस कदर है, किस हद तक है, ये किसी से छिपा नहीं। तो क्या परिवार की सबसे कमजोर कड़ी पकड़ ली है क्या शिवपाल यादव ने? देखिए नहीं, ये तो वक्त बताएगा। और अभी मैं जवाब देना चाहता हूं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता चंद्रमोहन जी बोल रहे थे कि अखिलेश जी के नाम पर गिनाने कुछ है ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि गुजरात मॉडल लेके बीजेपी वाले आए थे, वो गुजरात मॉडल क्या है वो आज तक पता नहीं लगा। हमने तो आगरा से लेकर के लखनऊ तक का 322 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बनवा दिए, वो भी 2 साल के अंदर में। मेट्रो लाने का काम नोएडा से लेकर हर जगह किया। इनकी सरकार कर क्या रही? उत्तर प्रदेश सरकार में 2 साल हो गए योगी जी को, कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने केवल उद्घाटन सरकार है, और वो अखिलेश ये कह रहे कहने को कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश जी के किए हुए कामों को ही वो फीता काटते रहेंगे 5 साल। नोएडा में भी कल मेट्रो का जो उद्घाटन है वो भी अखिलेश जी के द्वारा है, और जो भी योजनाएं परियोजनाएं हुई सारी अखिलेश के द्वारा। ये बता सकते हैं क्या इनकी कोई परियोजना है नहीं जिसका उद्घाटन अभी तक बीजेपी की सरकार में हुआ हो, या इनके 5 साल में हो पाएगा जैसे केंद्र सरकार ने किया? अभी ये हमारे गठबंधन को जिस तरीके से बता रहे थे, ये सुविधा अनुसार गठबंधन करते हैं। जो पार्टी देशद्रोही पार्टी जो पाकिस्तान परस्ती की बात करती हो, जो आतंकवाद की हिमायती हो, जो अफजल गुरु को शहीद बताती हो, ऐसी पार्टी के साथ जम्मू कश्मीर में आपने गठबंधन कर लिया। 3.5 साल तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। आपने सुविधा अनुसार, जिनका डीएनए खराब था आपने बिहार में उनसे भी कर लिया, आपने गोवा में भी कर लिया, आपने त्रिपुरा में कर लिया। कोई पार्टी कैसी भी बनी रहा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमने कर लिया है तो आप लोग बताते हैं ये गठबंधन ठीक नहीं है, ये तो ठगबंधन है, पता नहीं क्या क्या परिभाषा देते हैं, और बताते हैं गठबंधन बड़ा कमजोर है। अगर ये कमजोर है तो आपके प्रधानमंत्री को, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, आपके मुख्यमंत्री जी को डेली 4 बार दिन में बोलने की जरूरत क्या पड़ती है? इसका मतलब पेट में खलबली है। आदमी वही कहता है जो मन में होता है। और हमारे पास सवाल है, क्या इस ऐलान के बाद अक्षय ही वहां से एक बार फिर किस्मत आजमाएंगे या पार्टी विचार करेगी? देखिए अभी तो लिस्ट जारी नहीं, निश्चित रूप से अभी रामगोपाल जी ने बताया है कि अक्षय यादव वहां से एमपी, और वो लड़ेंगे, चुनाव जरूर लड़ेंगे। और ये आगे की रणनीति तय करेगी कौन कहां से लड़ेगा, लेकिन अक्षय जी वहां से लड़ेंगे। अभी ये स्पष्ट भी कर दिया है माननीय रामगोपाल यादव जी ने। और जहां तक बीजेपी की बात है, ये कह रहे हैं वहां जीत रहे, यहां जीत रहे। अभी आपने जो प्रश्न उठाया था कि जब ये 3 राज्यों में भी हारे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, तब ये कहने लगे ये लोकसभा के लिए चुनाव नहीं है। ये सुविधा अनुसार अपनी थ्योरी बनाते और बिगाड़ते हैं। ये वही सरकार जो घोषणा पत्र का एक भी बिंदु पूरा नहीं कर पाई। ये वही है कि हम लोग जैसे सपना देखते रहे कि मेट्रो ट्रेन आएगी, गंगा साफ हो जाएगी, 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को नौकरी हर साल मिलेगी। सर कल की खबर है, ईपीएफओ, ईएसआईसी और एक और संस्था ने मिलकर कह दिया कि 2 महीने के अंदर 1 करोड़ 80 लाख रोजगार मिले हैं। हालांकि अब ये कितना पचरा है लोगों को वो तो लोग ही जाने। एक छोटे से ब्रेक के लिए में रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। ये मुद्दा लगातार चल रहा है। आज यूपी मांगे उत्तर में मुद्दा है फिरोजाबाद सीट का। दरअसल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया यानी कि पीएसपीएल के अध्यक्ष या मुखिया शिवपाल यादव ने आज एक ऐलान किया। उन्होंने एक ऐलान यह किया कि फिरोजाबाद की अगर जनता चाहेगी तो वो वहां से लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 बातें बहुत अहम है तो जान लीजिए। पहला यह कि एक रोड शो हाल ही में फिरोजाबाद में शिवपाल यादव ने किया था। अच्छा खासा रोड शो था, और पार्टी ये कहती है कि लोगों का पागलपन उसमें नजर आया, इतनी भीड़ जुटी थी। उसके बाद एक बड़ी रैली करने के बाद भी
पीएसपीएल ने कही थी। लेकिन अब खबर यह है कि शिवपाल यादव अपने ही भतीजे यानी कि अक्षय यादव को टक्कर देंगे। परिवार की सबसे कमजोर कड़ी पकड़ी है। क्या वजह है कि फिरोजाबाद को ही उन्होंने चुना, जबकि इटावा से लगती हुई यह सीट है? और फिरोजाबाद को क्यों चुना, यह हमने आपको बताया अभी। 4 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय कुमार सिंह जी प्रवक्ता हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वरिष्ठ पत्रकार प्रेमकांत तिवारी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी के नेता राघवेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभय कुमार सिंह जी, जब पूरी बातें, पूरा बयान सुना हमने शिवपाल यादव का, तो उन्होंने कहा कि ना तो नेताजी ने कभी मायावती को बहन माना, ना हमने कभी बहन माना, तो फिर अखिलेश की बुआ कहां से हो गई। उन्होंने यह भी कहा कि 3 बार समाजवादी पार्टी को धोखा दिया, बीजेपी के साथ सरकार बना ली। ठीक है सर, आपने उनको बहन नहीं माना, लेकिन आप तो विशुद्ध रूप से 100% सगे चाचा हैं, फिर आप क्यों धोखा दे रहे हैं सर भतीजे? लेकिन आप तो विशुद्ध रूप से 100% सगे चाचा हैं, फिर आप क्यों धोखा दे रहे हैं सर भतीजे को? देखिए, कौन किसको धोखा दे रहा है ये सारे देश की जनता देख रही है। पिछले 2 वर्षों से माननीय शिवपाल जी का जो अपमान समाजवादी पार्टी में हुआ है वो सबके सामने है। शिवपाल सिंह यादव जी वहाँ अपमान का घूंट पी के वहाँ पे चुपचाप थे और उन्होंने बहुत प्रयास किया कि अलग पार्टी न बनानी पड़े और न पार्टी को ऐसा हो कि समाजवादी पार्टी टूटे, क्योंकि ये पार्टी जो है, जैसा कि प्रेमकांत जी ने कहा, शिवपाल सिंह यादव जी ने माननीय नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, उनके साथ गांव-गांव में साइकिल चलाकर, लोगों से जुड़कर, आम जनता से, उनकी समस्याओं से, उनसे रूबरू होकर इस पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा था और इस पार्टी को वो कभी नहीं तोड़ना चाहते थे। लेकिन जब अपमान की भी एक हद होती है, जब उनको किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता था, उनसे कोई राय मशविरा नहीं लिया जाता था, तो जब उनको एकदम अलग थलग कर दिया गया, तो आज वही उनका दर्द झलका। उन्होंने यही तो कहा कि जो भतीजा अपने पिता का नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, तो उससे हम कैसे उम्मीद करें कि वो दूसरे को धोखा नहीं देगा। या मायावती जो है, उन्होंने 3 बार नेताजी को धोखा दिया, 3 बार नेताजी को धोखा देकर उन्होंने भाजपा से हाथ मिला लिया। तो मायावती पे कैसे जनता भरोसा करे कि वो मायावती कल को 7-8 सीटें जीतने के बाद फिर भाजपा की गोद में जाके नहीं बैठ जाएंगी? तो उन्होंने क्या गलत कहा? तो ये बिल्कुल ये सच बात है कि शिवपाल यादव जी ने पूरे मन से, पूरे उससे अपनी डिसाइड करके तब ये बयान दिया है कि वो फिरोजाबाद से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, सियासी महत्वाकांक्षाएं बहुत भारी पड़ जाती हैं क्या? वो हमारी जो परंपरा है कि बड़े हैं माफ कर देते हैं, वो सब गायब है क्या? नहीं, देखिए, माफ करने की बात तो तब होती है ना जबकि कोई माफी मांगे या कोई इस तरह की बात हो। जब कोई आपके सामने कोई बात ही नहीं हो रही है तो फिर किस बात के लिए माफी और किस बात के लिए वो? अब हमने अपनी अलग पार्टी बना ली है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का गठन हो चुका है और हम पूरे प्रदेश में 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब तो पीछे मुड़ के देखने का सवाल। ठीक, अभय जी, मेरा एक छोटा सवाल और आपसे, फिर मैं बाकी गेस्ट के पास जाता हूं। आपको नहीं लगता कि चाहे अनचाहे आपका ये कदम दरअसल गैर सांप्रदायिक ताकतों को नुकसान पहुंचाएगा? आपके शब्दों में जो आप कहते हैं, बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा, और बार बार आप पर यह आरोप लगता रहा कि आप बी टीम में बीजेपी के। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हम तो बीजेपी से संघर्ष कर रहे हैं। ये बाकी जो दोनों पार्टियों का जिसका आप नाम ले रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, ये कहीं संघर्ष करती हुई दिख रही हो तो बताइए। हम तो बराबर भाजपा पे हमलावर हैं। हम भाजपा के खिलाफ हम ऐसा आंदोलन कर रहे हैं, हम सड़क पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, हम राजभवन का घेराव कर रहे हैं। तो कहां से हम उनकी बी टीम हुए? और हम पूरे 80 सीट पे अपने प्रत्याशी खड़ा करने जा रहे हैं। हम तो पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और आज माननीय शिवपाल यादव जी ने यह भी कहा है कि 2019 में पीएसपीएल के बिना केंद्र में कोई सरकार नहीं बन सकती है। अच्छा, ये दावा बड़ा, ये दावा बड़ा। प्रेमकांत तिवारी साहब, देखिए, मंच अगर हो और सामने माइक हो तो फिर टैक्स नहीं लगता, आप कुछ भी बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन ये दावा कितना मजबूत आपको यहां लगता है कि पीएसपीएल के बिना कोई सरकार बन नहीं सकती? ठीक है, उत्तर प्रदेश हमेशा सत्ता में भागीदार रहा है, एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता है सांसदों का, लेकिन ये दावा, इसमें कितना दम है? देखिए, ये जुमला जो है वो सबसे पहले मुलायम सिंह यादव जी ने बोलना शुरू किया था। लेकिन मैं एक बात ये मानता हूं कि ये जुमला बोलना अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना, आत्मविश्वास लाना, उसको प्रकट करता है। अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना, उत्साहित करना उनको, उसके लिए ये काम करता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं होता है कि ऐसा वास्तव में होने जा रहा है।
क्योंकि देखिए कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश से बाहर चाहे पीएसपीएल हो या पीएसपीएल से पुरानी समाजवादी पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी, इनके स्टेक्स उत्तर प्रदेश से बाहर के अभी है नहीं। थोड़ा बहुत आंशिक रूप से इनकी उपस्थिति कहीं कहीं दिखाई पड़ी और वो भी थोड़े परसेंटेज में। तो इस लिहाज से कोई ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि जो आपस में इन लोगों की लड़ाई हो वो ठीक है। शिवपाल जी अगर कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे, सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, पहली तो बात एक हम आपको ये बता दें, अब भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक कह करके बहुत से लोग दूरी नहीं मानते हैं उससे और बहुत से लोग गठबंधन करते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, अल्पसंख्यक वोट जरूर, वो भी खासतौर से मुसलमान वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होता है जाए, लेकिन वो भी ये देखती है कि कौन मजबूत पड़ेगा। तो वोटों का बिखराव तो हो सकता है, लेकिन ये कहना कि पीएसपीएल के बगैर सरकार नहीं बनेगी, अभी हम इस बात को संदेह की नजर से देखते हैं। मैं तो एक बात ये भी मानता हूं कि पीएसपीएल और गठबंधन की लड़ाई होगी, वो कांग्रेस अगर पीएसपीएल को समर्थन देती है मुकाबला और दिलचस्प हो शिवपाल सकता जी को कुछ सीटें दे देती है, तो ये अभी कुल मिलाकर के काल्पनिक स्थिति है, लेकिन हो सकता है इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को स्वयं मिल जाए। प्रेमकांत सर, मेरा छोटा सवाल आपसे एक और है, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मेरा सवाल यह है आपसे कि जिस तरफ अपमान का घूंट और इन शब्दों का इस्तेमाल अभय कुमार जी कर रहे थे, क्या वो सिंपैथी कम से कम फिरोजाबाद में शिवपाल को मिल सकती है क्या? क्योंकि परिवार का सबसे नया युवा चेहरा उनके सामने होंगे, उस सिंपैथी और उस अपनेपन की बात अभय कुमार जी बार बार कर रहे हैं, उसका फायदा मिलेगा क्या? ये सवाल मुझसे है ना? आपसे ही सर। आपसे ही है। हाँ, तो देखिए ये बात अगर अपमान और इन सब चीजों का है तो इन बातों को लेकर के अब मामला ये बनता है कि शिवपाल जी से जनता कितना जुड़ाव मानती है। अब उस जुड़ाव में फिर वही बात आती है कि मुलायम सिंह के वो दाहिने हाथ रहे हैं, उनके छोटे भाई के तौर पर, उनके हनुमान के तौर पर, उनके सेवक के तौर पर उन्होंने बहुत काम किया है। और मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, शिवपाल जी उनके साथ में कैबिनेट के मंत्री हुआ करते थे, तो बहुत सी चीजों को वो संभालते थे, उनके पास बहुत से डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे। तो बेशक संगठन पर उनकी जो पकड़ थी, उनकी जो प्रभावशीलता थी, उससे कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन उनके अपमान को जनता अपना अपमान समझती है कि नहीं समझती है, ये बात बहुत मायने रखती है। लेकिन अगर उनका वास्तव में अपमान को अपमान अपना समझती है जनता, तो जाहिर है कि अपमान का बदला लेना चाहेगी और शिवपाल जी को जिताना चाहेगी। क्योंकि वोटर जो वोट देता है वो या तो किसी को जिताने के लिए वोट देता है या फिर किसी को हराने के लिए वोट देता है। ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो से एक ही अप्रोच होती है। क्यों एक भतीजे ने चाचा को हाशिए पर डाल दिया, जो शिकायत अभय कुमार सिंह जी कर रहे हैं? और क्या ये इतना बड़ा फैक्टर हो सकता है कि फिरोजाबाद या आसपास की सीटें जहां तीनों भाइयों का गढ़ रहा, वहां उधर उस पर इफेक्ट करे? नहीं, इफेक्ट नहीं होगा। अभी तो सीधा सीधा मामला है। जनता ये देख रही है कि बीजेपी को सत्ता से कैसे बाहर करना, और जो मजबूत गठबंधन उनको बाहर कर सकता है उसी को जनता वोट देगी। जनता अपना वोट खराब नहीं करेगी। और दूसरी बात है कि हम कभी ये कहाँ मान रहे हैं कि नहीं शिवपाल जी ने उसमें काम नहीं किया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो उन्होंने समाजवाद के लिए पूरे जीवन तपस्या करी, उसको बीजेपी रूपी अफसराना उनका तप भंग कर दिया और उनको बंगला भी मिल गया, सिक्योरिटी भी मिल गई, बहुत सारे काम हो गए। तो अब लड़ भी रहे हैं, कह भी रहे हैं कि अक्षय यादव के खिलाफ ही लड़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें जो स्पष्ट हो के अभी चुनाव में और आ जाएंगे, और चुनाव जैसे आगे बढ़ेगा तो बहुत सारी तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि चुनाव किस तरफ जा रहा है, किस सांप्रदायिकता से लड़ना नियत है, या फिर लगता है कि उन्हीं लोगों से लड़ा जाए जिनसे अपनी कुछ लगता है कि उनसे हमारी बनता नहीं है, या जिससे ईर्ष्या है, उन लोगों से लड़ना है। राघवेंद्र जी, आपने मेरे सवाल के दूसरे पहलू का जवाब दिया, दूसरे भाग का जवाब दिया, पहले भाग का जवाब नहीं दिया। क्यों हाशिए पर डाल दिए गए शिवपाल, जो अभय कुमार जी पूछ रहे हैं?
देखिए, ये तो अभय जी बता सकते हैं कि हाशिए पे कहाँ डाला गया। उन्होंने इंतजार नहीं किया, वो कह रहे कि 2 साल उन्होंने इंतजार किया, तो इंतजार किस चीज का किया ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो किसी को लगे कि वो जब सत्ता शासन और उस पर पद रहे या कोई बड़े विभाग रहे तो फिर वो पार्टी के प्रति वफादार है, या फिर ये लगे कि अगर उस पर वो विभाग नहीं है या और कोई चीज नहीं है तो फिर लगे कि वो अपमान है। तो ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा। और दूसरा ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि अभी जो उन्होंने कहा बिना हमारे कोई भी सरकार नहीं बनेगी। मैं कह रहा हूं अगर बीजेपी की सीट कम रह गई तो क्या उन्हें समर्थन देने जाएंगे? कि मतलब कोई सरकार का मतलब क्या है? ये तो ये कहें कि भाई बीजेपी के खिलाफ बनने वाली जो भी वो गठबंधन होगा या जो सरकार होगी उसको हम समर्थन देंगे। ये कह रहे कोई भी सरकार, इसका मतलब आप समर्थन सबको देने के लिए तैयार हैं, ये भी इनको स्पष्ट करना पड़ेगा। ठीक, चंद्रमोहन जी आपसे एक सवाल है सर। आपको लगता है कि एक परिवार है और चुनाव में जब दुश्मन एक हो जाते हैं तो फिर ये तो परिवार है, कुछ चीजें बदल भी सकती हैं, आप तैयार हैं उसके लिए? तो इस पे भारतीय जनता पार्टी पर इस बात का कोई मायने नहीं है कि कौन अलग होगा कौन साथ में होगा। जब सपा बसपा एक साथ आ सकती हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी ने जो लीड ली है, अभी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ बातें कह रहे थे बहुत सारी कि हमने ये किया और ये किया, मेट्रो का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी करने गए, वो अखिलेश जी ने सब कुछ किया, बिल्कुल सही किया। अखिलेश जी ने बहुत सारे काम किए, सब जवाहरबाग कांड से लेके सारी उपलब्धियां उनके उत्तर प्रदेश वासियों के मन मस्तिष्क पर उनकी उपलब्धियां छपी हुई हैं, कहीं कोई छिपी नहीं है। उनके तो आपका भी बुलंदशहर का मामला, आपकी भी उपलब्धियों में बुलंदशहर जहां आपके कार्यकर्ता बीच में मत बोलिए राघवन जी, मैंने पूरा सुना है। बीच में बोलोगे आपको कोई फायदा नहीं होगा आपको। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि आज हमने कोई काम नहीं किया तब तो ये पहुंच गए 38 से भी नीचे, लगातार नीचे चले जा रहे हैं। अगर हमने कोई काम ही नहीं किया है तो ये कैसा चमत्कार है कि हमारे बिना काम किए ये अपनी सीटें छोड़ते चले जा रहे हैं? ये तो चमत्कार है हमारा। भाई हम बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, हम हाथ पे हाथ रख के बैठ रहे हैं। हम ना तो शौचालय बनाने का काम कर रहे हैं, ना गरीब को घर देने का काम कर रहे हैं, ना गरीब को बिजली का कनेक्शन देने का काम कर रहे हैं, ना धान खरीदने का, बीच में मत बोलो, ना गन्ना खरीदने का काम कर रहे हैं, ना धान खरीदने का काम कर रहे हैं, ना गेहूं खरीदने का काम कर रहे हैं, ना उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाने का काम कर रहे हैं, ना अपराधियों को ललकारने का काम कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर रहे, ना हमने भ्रष्टाचार मिटाया, ना हमने अपने घोषणा पत्र पे काम किया। हमने जब कुछ किया ही नहीं है तो हमसे डरे हुए क्यों भाई? आप लड़ो ना 80 सीटों पर। आप 80 सीटों पर लड़ने की आपकी हैसियत नहीं है, आपके पास 80 लोगों की सूची नहीं है। और इस पर राघवेंद्र जी ने एक सवाल पूछा था विकास कार्य बाकी राज्यों में नींव रख देना, केवल शिलान्यास कर देना विकास कार्य नहीं है। चंद्रमोहन जी, राघवेंद्र जी ने इस पर सवाल पूछा था कि बाकी राज्यों में आप भी मौजूदा सरकारों के खिलाफ गठबंधन कर लेते हैं तो फिर वहां आप अकेले क्यों नहीं लड़ते? वो सवाल वैसे ठीक था सर। नहीं, हम कहां पर, आप देखो ना, आज बात हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की कर रहे हैं। हम तो चरे बेती हम तो लगातार काम करते हैं। हम उत्तर प्रदेश में लगातार काम किया, हम उत्तर प्रदेश से हमने तो अपनी पार्टी भी विलीन की थी। हमने जब जिस समय जनसंघ विलीन करके जनता पार्टी बनी थी, आपातकाल देश में थोपा गया था, आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी हमने। तो हम तो जब आवश्यकता देश के लिए हम करते हैं। हमने जम्मू कश्मीर में गठबंधन किया, जब देश के अहित हुआ हमने गठबंधन तोड़ा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ, आप जब हमने कोई काम नहीं किया तो मैं तो उत्तर प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आप 38 सीटों पर चुनाव क्यों लड़ रहे हो 80 में से? ठीक है चंद्रमोहन जी, आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं मैं। राघवेंद्र जी जिस व्यक्ति का नाम है वो अखिलेश जी जिस व्यक्ति का नाम है वो व्यक्ति का कोई राजनीतिक सुन लीजिए और जो अभी और रुक जाइए, ये बंगला सुन लीजिए शिवपाल यादव जी को अगर मकान दिया, मकान उनको विधायक के नाते मिला, तो जब बंगले की बात हुई तो आप तो बंगले में से टोटी चुराने का काम कर रहे थे। सुन लीजिए, बंगले के लिए मुलायम सिंह जी को चंद्रमोहन जी आपने सवाल पूछे हैं, इसका जवाब ले लीजिए सर। बाबा जी गए थे चुराने, करने का काम कौन कर, पैंट शर्ट पहन के गए थे वो। चंद्रमोहन जी आपने सवाल रखे हैं सर, जवाब सुन लीजिए। जवाब सुन लो सभी विधायकों। अरे जवाब सुन लीजिए बस। तो जवाब तो सुनिए ना सर, सुनिए। ये आपकी घबराहट लग रही है, आप जवाब नहीं सुनना चाह रहे हैं। क्यों किसी सदन के चंद्रमोहन जी आप जवाब सुन लीजिए। अभी भी अब आप कह रहे थे ना बीच में मत बोलो, आप सुन लीजिए। अखिलेश जी अब थोड़ा धैर्य रखिए। अभी सब बताए दे रहे हैं, आपके अभी पोल खोले दे रहे हैं, आपको पता है ना। अरे आप सुनिए, अब चंद्रमोहन जी आखिरी डिबेट थोड़ी है सर, इसके बाद डिबेट होना बंद नहीं हो जाएंगी।
आप चंद्रमोहन जी, 1 मिनट सर। कर लीजिए, आज कितने किलोमीटर मेट्रो बनाते हैं? अरे सुन तो लीजिए, आज सुन लीजिए किस आज तरीके के ये बीजेपी के प्रवक्ताओं की इतनी बड़ी आदत खराब है। अभी जब मैं बोल रहा था तो कह रहे मेरी बात पूरी सुन लो। अब शुरू हो गया, उनका गठन मंत्री हो रहा है। वाइब्रेंट उत्तर प्रदेश बनाने का काम कर रहे हैं। ये अब जो ढोंग की राजनीति है, अरे जाके ठीक है सर, आपने कहा ढोंग की राजनीति, पूछ लेते हैं करते हैं कि नहीं करते हैं। 1 मिनट रुकिए तो सही, आप चुप होंगे तभी तो बोलेंगे ना सर। 1 मिनट रुकिए जनता का क्या संबंध? चंद्रमोहन जी, 1 मिनट रुकिए सर। चंद्रमोहन जी धन्यवाद, आप रुके सर 1 मिनट। आपने इतने सारे सवाल रखे, जवाब तो सुन लीजिए। राघवेंद्र जी, उत्तर प्रदेश से ही जवाब दे रहा हूं। ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इतनी सीटों पर क्यों लड़ रहे हो, उतनी पे लड़। मैं ये कह रहा हूं, अपना दल कौन सी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है या राष्ट्रीय पार्टी है? ओम प्रकाश राजभर कितनी बड़ी पार्टी है, रोड डेली इनको गाली देते हैं। ये 56 इंच का सीना लिए घूम रहे हो आप और रोड डेली गाली सुन रहे हो। आपकी हैसियत यही है कि आप छोटे दलों से गालियां खा रहे हैं। शिवसेना से कौन सा दल नहीं है जो आपको गाली न दे रहा हो? लेकिन आप लोग इतने बेशरम हैं। आप बताइए आपने क्या काम किया, हम बताएंगे। हम सुनिए, हमने इतने काम किए हैं कि दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 किया उत्तर प्रदेश को। हमने छात्रों को लैपटॉप बांटे। बाबा जी ने क्या बांटा? हमने धान खरीदने का आप ये बताइए, कैंची लिए घूम रहे? एक योजना बताइए अपनी, एक योजना बता दीजिए। आप वही लोग हैं जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, प्रधानमंत्री जाते हैं, जहां हम लोग बता रहे थे आगरा से लेकर के लखनऊ तक का एक्सप्रेस वे बनाया, हमने दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बनाया, हमने बताया छात्रों को लैपटॉप बांटा, हमने बताया कि हमने वृद्ध महिलाओं को पेंशन देने का काम किया, हमने छात्राओं को शिक्षा के लिए पैसे दिए। आप लोग प्रधानमंत्री जी तब क्या बात कर रहे थे, तब मोदी जी बात कर रहे थे। चंद्रमोहन जी 1 मिनट सर। कब्रिस्तान। राघवेंद्र जी 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। राघवेंद्र जी 1 मिनट, 1 मिनट। चंद्रमोहन जी 1 मिनट, 2 मेहमान और हैं, मैं सवाल पूछ लेता हूँ। 1 मिनट चंद्रमोहन जी, 1 मिनट सर। ये डिबेट 2 मेहमानों के बीच में नहीं है ना सर। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। राघवेंद्र जी 1 मिनट, 1 मिनट सर, 1 मिनट। प्रेमकांत सर, आपको कहीं से भी लगता है या कोई भी संभावना इस बात की नजर आती है कि दरअसल शिवपाल फिरोजाबाद में चुनाव लड़ने का जो उनका ये ऐलान है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? अगर सियासत में बसपा और सपा का गठबंधन हो सकता है तो फिर शिवपाल तो अपने भाई हैं और ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, एक तरीके से ऑफर भी है कि मना लीजिए तो देखते हैं फिर। मेरा एक ये मानना है कि देखिए, हमारे साथ में शिवपाल जी की प्रगतिशील पार्टी के भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं और राघवेंद्र दुबे जी को भी मैं सुन रहा हूं। ये दोनों ही लोग, इनकी बातचीत के तरीके से, रवैये से ऐसा नजर आता है कि ये सीधे सीधे एक दूसरे के नेता पर बहुत हमलावर नहीं होते हैं और बहुत तल्ख नहीं होते हैं, क्योंकि इन दोनों को भी इस बात का एहसास है कि कब मुलायम सिंह जी बैठाएं उन दोनों लोगों को और समझाएं, पुचकारें, किसी को डांटें और कहें इनको सम्मान दो और वो कहें इनको आशीर्वाद दो, और कब जो है पैचअप हो जाए और पता लगे कि ये दोनों लोग बेचारे कहीं के न रहें। हाँ। तो इस लिहाज से ये कार्यकर्ताओं और समर्थकों की स्थिति बहुत नाजुक है। हाँ। मैं समझता हूं कि ये अगर प्रेशर पॉलिटिक्स भी है तो शिवपाल हो सकता है कि वो इस घबराहट को के संदेश को भेजने में कामयाब हो जाएं और फिर मुलायम सिंह जी बैठाएं, इन लोगों को आपस में मिला करके बातचीत करें और उसके बाद में कोई नई सूरत हाल बने। ठीक है, बहरहाल प्रेमकांत सर, ये कितना मुश्किल है अभी समाजवादी पार्टी या पीएसपीएल के प्रवक्ताओं के लिए, मैं जरा जान लेता हूं। अभय सिंह जी, स्थिति यही है क्या कि शिवपाल के सगे हो पाए कि ना हो पाए पता नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो नेताजी ने पैचअप करा दिया तो अखिलेश दुश्मन जरूर बन जाएं? देखिए, अब मुझे नहीं लगता कि पैचअप होने की कोई बात है। हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं। हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन 3 महीने पहले हुआ और पूरे प्रदेश में हमारा संगठन खड़ा हो चुका है। 80 जिलों में हमारे सारे संगठन खड़े हो चुके हैं, पूरे प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हो चुका है और हम पूरे विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में अपना बूथ। तो ये सारी चीजें ताकत दिखाने का जरिया भी तो हो सकती है कि देखिए हमने आपके बिना इतना बड़ा संगठन खड़ा कर लिया, आप बताइए कितनी सीटें? यही मेरा भी कहना है। जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए 80 सीटों पे पूरी तैयारी कर चुके हैं
और फिर आगे हमारा नेतृत्व डिसाइड करेगा कि उसको किसके साथ समझौता करना है या किसके साथ जो है गठबंधन बनाना है, ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। ठीक, राघवेंद्र जी अब बताइए जरा सर, ये कहीं से स्थितियां बनती हैं या आपको लगता है कि नहीं आप भी बहुत आगे निकल चुके हैं? अच्छा, ये आगे निकल चुके हैं मतलब कहां निकल गए हैं सर? देखिए, आगे निकलने का मतलब अभी तो आगे इनको तो अभी निकलना क्या है, अभी तो शुरुआत करनी है। हाँ। आगे निकलने की तो बात अलग है। समाजवादी पार्टी बहुत आगे है, उसमें शिवपाल जी रहे भी हैं, लेकिन अभी नई पार्टी बनाई है तो उसको तो चलना शुरू करना है। जैसे कोई शिशु होता है ना, उसको जैसे चलना शुरू करना होता है तो वही है, अभी पार्टी चलेगी और करेगी। और जहां तक रही बात है सपा की, तो शिवपाल जी ने आपको देखा कि पहले भी बयान आया कि गठबंधन के लिए वो बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने सपा और बसपा को भी इस तरीके से इंगित किया भी था, लेकिन वो उनके साथ गठबंधन नहीं हुआ। सपा बसपा का और आरएलडी का गठबंधन हुआ, उसमें गठबंधन में उनको नहीं रखा गया। तो ये सारी स्थितियां आगे चुनाव में क्या स्थिति बनेगी और उनके लड़ने ना लड़ने से क्या करें। अभी बहुत सारी चीजें अभी कह रहे थे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, और वो सुन भी नहीं रहे थे। मैं तो उनसे यही कहूंगा कि एक चीज जहां लागू होती है दूसरे को आप लोग मानते नहीं है। अब हमारा गठबंधन खराब बता देंगे, अपना सही बता देंगे, ठीक, उस पर जाएंगे सर तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी। जी। मैं चंद्रमोहन जी आपके पास आ रहा हूं, डिबेट ये खत्म, ये बेकार नहीं करना चाहता मैं। चंद्रमोहन जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरा आपसे एक छोटा सवाल, अगर पूरा परिवार एक साथ लड़ता है तब भी, और अगर परिवार अलग अलग होकर आपके खिलाफ लड़ता है तब भी, आप दोनों सूरतों में तैयार हैं? बिल्कुल भाई, आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी को जानता है, जो भारतीय जनता पार्टी को समझता है, वो स्पष्ट रूप से जानता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने नेतृत्व पर विश्वास है, अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम पर विश्वास है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने आह्वान किया है कि 50% प्लस अधिक वोट की हमको चिंता करनी है और हम उसके लिए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, हमारे बूथ अध्यक्षों के क्षेत्रीय सम्मेलन हो रहे हैं, हमारे सेक्टर संयोजकों की बैठकें हो रही हैं। हम लगातार, क्योंकि हमने लाभ दिया है, हम लाभार्थियों के बीच में जा रहे हैं, हम कमल विकास की ज्योति जला रहे हैं। तो हम अपने काम को लेकर है, हमारे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि शिवपाल जी और अखिलेश जी एक साथ आएंगे या अलग अलग होंगे। लेकिन इतना जरूर है कि ये चीजें, क्योंकि जो चीजें सम्मान और स्वाभिमान की होती है वो एक तरफ होती है, राजनीति की चीजें अलग होती हैं। जिस तरह की परिस्थिति है, क्योंकि जो व्यवहार अखिलेश जी का है, अखिलेश जी को आज उत्तर प्रदेश में कोई भी जानता है, कोई भी समझता है, तो अखिलेश जी की प्रवृत्ति सबके सामने आ रही है। मैंने कहा ना कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गिनाते कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में ये चीजें खराब थी, इसलिए अखिलेश जी ने यहाँ पर, ठीक है सर, अब आप सवाल पूछेंगे, फिर राघवेंद्र जी कहेंगे कि मुझे इसका जवाब देना है, वो बहस हो जाएगी। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट निकलनी थी, इस डिबेट से निकल चुकी है सर, बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास खत्म हुआ। अभय कुमार सिंह जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ चंद्रमोहन जी आपका बहुत शुक्रिया, प्रेमकांत तिवारी सर शुक्रिया आपका, रघुवेंद्र दुबे जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन एक बात पूरी तरह से साफ है, और वो ये देखिए, ताकत तो दिखा रहे हैं शिवपाल यादव, परिवार की सबसे कमजोर कड़ी को पकड़कर उस पर हमला बोल रहे हैं, और निशाना सीधा अक्षय यादव पर नहीं, निशाना ये समाजवादी पार्टी और बसपा के महागठबंधन पे, अखिलेश यादव पे है। अब ये ताकत दिखाई किस लिए जा रही है? क्या ये ताकत इसलिए दिखाई जा रही है कि हमारा संगठन है, हम आपकी चुनौतियां बढ़ा सकते हैं, अगर कोशिशें करनी है तो पहल आपकी तरफ से होनी चाहिए, आप ऑफर बताइए तब सोचा जाएगा। बीजेपी तो खैर यही चाहेगी कि अगर परिवार अलग होकर लड़े तो सियासी तौर पर नफा उसी का है, लेकिन अगर शिवपाल लड़े तो फिर नुकसान किसका होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है।